यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है ना, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही 2023 और 24 की, उसके रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर लाया गया। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो के बाद शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है ना, रसायन विज्ञान कक्षा 12 की बात करेंगे। और सभी लोग क्या करेंगे, जैसे ही पेपर आपको मिलेगा ना, आप लोग यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल दीजिएगा। ठीक, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। कक्षा 12 का ये है और पूर्णांक आपको इसमें 100 नंबर का पूरा होगा। ठीक है ना, पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा, जो कि आपके लिए सभी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है ना, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर अपना नाम और अनुक्रमांक ज़रूर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर चोरी करके आपका कोई नाम लगा देगा, तो आपको वहाँ पर आपको रिस्टिकेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो निर्देश 1 की बात करेंगे, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान की। किसकी बात करने वाला हूँ, रसायन विज्ञान की बात करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला नंबर यही है कि सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को आपके लिए करना क्या है, अनिवार्य है। ठीक, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना है। गणनात्मक जो प्रश्न है आपके लिए, उसमें गणना के सभी पदों को आपको इसमें देना है। ठीक है ना, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। जहां आपको आवश्यक लगे वहां पर आपको रासायनिक समीकरण देना अति आवश्यक है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। ठीक, तो मतलब उसके सामने दिए गए, एक समझ लीजिए यहाँ पर समक्ष होगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, ये आपको ध्यान देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक, अब देखिए आपके लिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है उसकी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है ना, 1 नंबर वाले प्रश्न है और यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर ही कर देंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, इसका सलूशन पूरा हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, चलिए, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, कौन सा ऐसा है जो अणुसंख्य गुणधर्म है, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, तो जो आंसर होगा आपका, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका परासरण दाब। यानी कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है, तो परासरण दाब क्या करता है, अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है। ठीक, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जान लीजिए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है कि हम किसी विलयन की अगर तनुता को बढ़ा देंगे तो उसकी जो विशिष्ट चालकता होगी घटेगी, बढ़ेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। क्या हो जाएगा, घटती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस कोट की अभिक्रिया के लिए, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान है। तो किस कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग है तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो है वह समान है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, या प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, या द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए, या तृतीय कोट की अभिक्रिया के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, जो वेग स्थिरांक होता है वो क्या होता है, हमेशा समान होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समान होगा, तो आप बता दीजिएगा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक, आइडोफार्म का सूत्र क्या है, आइडोफार्म का सूत्र क्या होता है, CH3
CHCl3, CH2OH या CCl4। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा CHI3। क्या हो जाएगा CHI3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? क्या है? जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? Cu प्लस ZnO प्लस NiO, CuO प्लस ZnO प्लस Cr2O3 या Al2O3 या CuO प्लस Fe2O3। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा Cu प्लस Fe2O3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सभी लोग जानते हैं एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आप बताते हैं, आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? जी आपको बताना। 2 के क नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। आपको हमने बिलियन नंबर चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो इसकी परिभाषा को पूरा देख पाएंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। तो आपको इस प्रश्न को जरूर ढूंढकर करना होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्या है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित कीजिए। जैसे मैं आपको कहूँ प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे HCl ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि H प्लस और Cl माइनस को तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो H प्लस है, जिसमें यानी जिसको तोड़ना आसान नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है ना। और जैसे उदाहरण में HCl आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना। अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण से समझाइए। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? यानी अगर कोई अभिक्रिया हमारी हो रही है, ठीक है ना, अभिक्रिया कोई हमारी हो रही है, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या ही उसके हम क्या कहेंगे? आणविकता कहलाएगी। ठीक है ना। तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा और अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है ना। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। CH3 COOH P2O5। ठीक है ना। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? A उत्पाद बनाएगा और C6H6 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? B उत्पाद बनाएगा। इस अभिक्रिया को आप लोग पूर्ण कर लेना है। फार्मेलिन क्या होता है, ये आपको बताना है। फार्मेलिन क्या होता है? ठीक है ना। तो फार्मेलिन अगर आप पूछा जाए तो फार्मेलिन क्या होता है? फार्मेलिन एक प्रकार का क्या है? आप लिखेंगे एक प्रकार का क्या है? फार्मेल्डिहाइड है। क्या है? फार्मेल्डिहाइड है। क्या है? एक प्रकार का फार्मेल्डिहाइड है। इसको आपको ध्यान देना होगा कि फार्मेलिन क्या है? एक प्रकार का फार्मेल्डिहाइड है। तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा हम हिंट देते चले जाएंगे और आप लोग पूरा प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखते चले जाइएगा। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, लुईकास अभिकर्मक क्या है? लुईकास अभिकर्मक क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं आपसे कि लुईकास अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है ना। तो लुईकास अभिकर्मक क्या होता है? लुईकास अभिकर्मक के बारे में आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ और आपको ध्यान देना होगा सभी लोग। ठीक है ना। मतलब लुईकास अभिकर्मक यहाँ पर क्या है? आंसर इसका हो जाएगा कि निर्जल, क्या लिखेंगे? निर्जल, जिसमें जल की मात्रा ना हो। निर्जल का मतलब क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा ना हो। निर्जल ZnCl2, ठीक है ना, से संतृप्त, क्या? से संतृप्त। ठीक। निर्जल ZnCl2 से संतृप्त सांद्र, क्या? सांद्र, सांद्र। ठीक है ना। सांद्र, ध्यान दीजिएगा, यानी संतृप्त सांद्र H2SO4। यहाँ पर आपका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्र क्या होता है? संतृप्त सांद्र क्या होता है? लुईकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? लुईकास अभिकर्मक कहलाता है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। जो निर्जल ZnCl2 है, इसे संतृप्त जो सांद्र होगा वो क्या कहलाएगा? लुईकास अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, DDT का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे मच्छरों को भगाने के लिए। किसको? मच्छरों को भगाने के लिए
DDT का उपयोग किया जाता है। क्या? DDT का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आप लिख लीजिए इसको। फिनाल की अमृत प्रकृति आपको समझाना, यह प्रश्न आपके लिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद समपराशरी विलयन किसे कहते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना, तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? मान लीजिए, देखिए मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको समपराशरी विलयन के समपराशरी विलयन के बारे में। देखिए मैं कह रहा हूँ आपके पास 2 बिलियन है। ठीक, एक बिलियन हमारे पास ये है। ठीक, बिलियन नंबर ए इसको हमने कह दिया, और एक बिलियन हमारे पास ये है। ठीक, इसको बिलियन का नाम हमने दे दिया ए, बी दे दिया। ठीक, देखिए ये समपराशरी विलयन तब कहलाएगा जब इन दोनों का क्या होगा? परासरण दाब। क्या? ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब क्या हो? समान हो। क्या हो? परासरण दाब क्या हो? समान हो। तब ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे? समपराशरी विलयन कहलाएंगे। समपराशरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपके लिए हुआ गया। चलिए एक उदाहरण द्वारा अर्धसेल की व्याख्या कीजिए। किसकी? एक उदाहरण द्वारा अर्धसेल की व्याख्या करना है आपको कि एक अर्धसेल क्या होता है, इसको आपको एक उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है ना, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। तो आप क्या लिखना है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण को लिखना। तो चलिए हम कुछ प्रथम कोट अभिक्रिया के लक्षण के बारे में समझ लेते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। तो पहला आपके लिए देखिए क्या हो जाएगा, पहला आपके लिए यही हो जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता, यहाँ केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। यानी जो वेग स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक है वह किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है। किस पर? समय पर निर्भर करता है। ठीक, ये किस पर निर्भर करता है? समय पर भी निर्भर करता है। ये आपको पहला पॉइंट लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या होगा कि इस अभिक्रिया के लिए क्या होता है? इस अभिक्रिया के लिए लॉग क्या? लॉग a माइनस एक्स, ठीक, और t जो आपके लिए क्या है? समय है, और t के मध्य, इसके मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे, क्या? अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ खींचने पर क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ध्यान दीजिएगा, जिसका ढाल, इसका अगर ढाल देखा जाए तो इसका ढाल क्या होगा? जिसका ढाल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? माइनस के अपान कितना होगा? 2.303 है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो इसका अर्ध आयुकाल है, क्या है? अर्ध आयुकाल। ठीक, इसका जो अर्ध आयुकाल है वह किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? प्रारंभिक, ठीक, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अगले देखिए तीन पॉइंट आपने लिखा। जो वेग स्थिरांक है वह समय पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, log a माइनस एक्स और t के मान ग्राफ सरल रेखा प्राप्त, इसका जो ग्राफ है एक सरल रेखा प्राप्त होगा जिसका ढाल माइनस की अपान 2.303 है। ठीक, अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये आपको लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा? फोर्थ नंबर पॉइंट मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ क्या होगा
कि अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अभिक्रिया के, क्या लिखेंगे इसमें, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अनंत समय लगता है, ठीक है ना। 5 नंबर की बात करेंगे। अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। यानी अभिकारक का जो यहाँ पर क्या है, अभिकारक की सांद्रता n गुना, क्या, n गुना बढ़ाने पर, क्या करने पर, n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग है, क्या है, अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। ठीक, कहा जाता है n गुना बढ़ जाता है। तो ये आप लिख लेंगे इसको। तो समझ में आए, इतनी चीज़ों को समझ में आ नहीं आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किण्वन किसे कहते हैं, उस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना है, सारे क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है ना। चलिए, किण्वन किसे कहते हैं, उस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी आपको लिखना है। पहला, कार्बिल अमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। हैलो फार्म, देखिए आपके लिए अभिक्रिया पूछी ही जाएंगी। आप ये मत सोचिएगा कि अभिक्रिया नहीं पूछी जाएगी, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो इसमें आपको अभिक्रियाएं पूछी ही जाएंगी, ठीक है ना। तो फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखिए, यह निम्न में से किस प्रकार कार्य करता है। ठीक, फिनाल बनाने की जो विधियां आपको लिखना है, निम्न में से किस प्रकार क्रिया करता है, ये आपको बताना है। ब्रोमीन जल, ठीक, फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखी है, निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। फिनाल से ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, फिनाल से जिंक क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, फिनाल से सांद्र HNO3 क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, अगला, अभिक्रिया की कोट को उदाहरण द्वारा समझाइए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप कहीं से भी इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या कर रहा है, अभिक्रिया की कोट को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अगला घ नंबर की बात करेंगे। सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। किसका, सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। इस सेल की सीमाएं भी लिखिए। क्या लिखना है, इस सेल की सीमाओं को भी आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। और विलयन के वाष्पदाब और विलेय के अनुभार में संबंध बताइए। विलास नहीं होगा यहाँ पर, विलयन होगा। क्या होगा, विलयन होगा। ठीक, विलयन के वाष्पदाब व विलेय के अनुभार में संबंध बताइए। अथवा इसी में और एक प्रश्न देगा, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, संबंधित अभिक्रियाओं को समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी क्रिया CH3 COOCH3, ठीक है ना। और अपचयन का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक, अथवा में इसी में प्रश्न क्या पूछेगा, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। क्या होता है, 10 गुना होता है। ठीक, कोलराउस का नियम लिखिए। इस नियम के द्वारा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ये आपको बताना है। अथवा 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोला गया है, जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक की अवनमन 0.68
यानी कि 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर की अणुभार की गणना कीजिए। नेप्थलीन का KF का मान 6.8 केल्विन मोलल है। ठीक है ना। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना। और इसकी क्रिया NH3 सांद्र NaOH से कराइए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। ठीक। अथवा में क्या पूछेगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको दे रहा है कि मेथिल एल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तब, डाई एथिल ईथर की Na या NH3 से प्रक्रिया कराते हैं तब, एथिल एल्कोहल को I2 तथा NaOH के साथ गर्म करते हो तो क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो क्या मिलेगा, और फिनाल की ठंडे व तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा। ठीक, ये आपको बताना था। ये आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।